अरे ओ मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना। अब राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब सिर्फ वही बढ़ेगा जो पढ़ेगा। अब सिर्फ वही बढ़ेगा जो पढ़ेगा। तो आज ही पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपके अपने चैनल फील मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग नई नई चीजें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख पाए और पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। हेलो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 की बात की है, थ्योरी पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी। अब उसमें जो सेकंड पार्ट है, जिसमें अपन एडवांस प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, 12th क्लास में आपने जो पढ़ा है उसकी बात आज करने वाले हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। अभी आते जाएंगे, देखते जाइएगा। देखो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता देखें यहाँ पे अब एक बार। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि कंडीशनल का मतलब कोई कंडीशन है, और कंडीशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो इवेंट्स की बात आपको करनी है, और दो इवेंट्स में एक इवेंट हो चुकी होती है तो दूसरे के होने या नहीं होने की बात आपको करनी होती है। क्या कहना चाह रहा हूँ बात समझे। ई और एफ आर टू इवेंट्स, और यहाँ पे आपको कहा जाएगा either E is already happened और F is already happened, then find the probability of occurrence of another event। तो आप यहाँ से बात कर सकते हो कि अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि find probability of occurrence of another event। तो conditional probabilities आप ये कहेंगे कि if one event is already occurred, then probability of event that it will be happen or not। तो यहाँ पे आप देखोगे एक बार कि अपन लिख सकते हैं कि probability of E upon F। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो E अपॉन F का मतलब ये हो गया कि F के होने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी की बात आपको करनी होगी। यहाँ पे F हो चुकी है और उसके बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। यानी कि F अगर इवेंट हो चुकी है तो उसके होने के बाद आपको अक्रेंस ऑफ E की बात करनी। तो आप यहाँ से लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ऐसे में लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E। तो F अपॉन E के लिए आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PE। तो ये बेसिक बात है, एक इवेंट हो चुकी है उसके होने के बाद आपको सेकेंड इवेंट के होने की बात यहाँ पे करनी। इसी में कुछ बातें वो आप ध्यान से सुनो। फर्स्ट वन, पहली बात तो मैं आपको वापस कल भी जैसे हमने कुछ बात सेट की थी वैसे ही कुछ बात यहाँ पे पहले सेट्स की आपको मैं बता देता हूँ। अगर मान लो सपोज करो ए कोई आपका सेट है 1 2 और बी कोई सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अभी यहाँ से दो बात आप कर रहे हो, एक तो इंटरसेक्शन की करोगे और एक यूनियन की करोगे। तो मैं पहले यूनियन की बात अगर करता हूँ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा ये इतना सा आइडिया आप सबको है, 1 2 3 एंड 4। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बच्चे 1 एंड 2। यस और नो। अब देखो मैं इस बात को इस तरह से कह रहा हूँ कि जब यूनियन किया जाता है तो बड़ा वाला सेट आंसर होता है, और जब इंटरसेक्शन किया जाता है तो छोटा वाला सेट आंसर होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब आप यूनियन करोगे तो बड़ा वाला सेट आंसर होगा, और जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो छोटा वाला सेट आपका आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना। तो देखेंगे एक बार कैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आप इस बात को यूज करोगे, वो बात ध्यान सुनना। अभी मैं आपसे कहता हूँ कि इफ E is सबसेट ऑफ F, E इवेंट जो है वो F का सबसेट है, तो आपसे मैं अगर पूछता हूँ कि बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E क्या होगा, E के होने के बाद F के होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये लिखोगे। अभी भी आपने बात की है कि अगर E F का सबसेट है, यानी कि इसका मतलब E छोटा है और F बड़ा है। सबसेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर लेस और इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो F में एलिमेंट्स हैं उससे कम या उसके बराबर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली कि E सेट छोटा है और F सेट क्या है, बड़ा। तो आप कहोगे कि E इंटरसेक्शन F में छोटा वाला सेट यहाँ से बचना है, तो आप कहोगे PE
अपॉन पी ई, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 1 के। यस और नो? पी ई अपॉन पी ई क्या हो गया 1। सिमिलरली अब देखो आगे, ये बात अपने को करने की जरूरत है नहीं, मैं ऑलरेडी कह सकता हूँ आपसे, इस कॉन्सेप्ट पे आप ये बात कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि f अपॉन, या फिर आप लिख दो s अपॉन f, ऐसा मैंने लिखा, या फिर मैं लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ s अपॉन e, e के होने के बाद s का होना या f के होने के बाद s का होना, सैंपल स्पेस का। और ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई सी भी कंडीशन हो, कोई सी भी बात हो, लेकिन सैंपल स्पेस हमेशा होगा और ये एक श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अभी आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके कह सकते हैं ई और एफ इसकी तो सबसेट होंगे, क्योंकि ऐसे आप उनको डिफाइन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ई और एफ छोटे हैं तो ऊपर वही बचना है। एस इंटरसेक्शन एफ का मतलब एफ बचेगा और ई इंटरसेक्शन एस का मतलब ई बचेगा, तो वो दोनों डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। इसके अलावा और सुने, देखो इसी में अगर मैं बात करूं आपसे कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन एफ क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इवेंट एफ हो चुकी है और आपको ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो वही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कि 1 में से मैं क्या कर दूं, ई के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं, 1 में से क्या कर दूं, अकरेंस ऑफ ई को माइनस कर दूं। यस और नो? हाँ या नहीं? तो ये वैसी बात थी। अब क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं वो तो अपन आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बट आप एक बार के लिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, वो आप एग्जाम्पल सुन सकते हो या देख सकते हो। वो क्या होता है देखो एक बार यहाँ पे ढंग से देखिएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि मैंने 3 कॉइन्स का टॉस किया, 3 कॉइन्स नहीं सॉरी 3 डाइस का टॉस किया मैंने, और 3 डाइस का टॉस किया, तो इस 3 डाइस के टॉस में आपसे कहा गया, या फिर आप कह सकते हो कि 1 डाइस को आपने 3 टाइम्स टॉस किया है, या फिर आप कह सकते हो कि 3 डाइस को एक साथ मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किया है। और इट इज नोन दैट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज नोन दैट 6 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाइस, 5 अपीयर्स ऑन सेकंड डाइस। ये आपको गिवन है कि फर्स्ट डाइस पे 6 आना है और सेकंड डाइस पे 5 आना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 4 अपीयर्स ऑन थर्ड डाइस। क्वेश्चन ये है कि आपको प्रायिकता बतानी है कि 4 जो है वो थर्ड डाइस पे आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सीधी सी बात ये है बेटा, ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये आपको ओरली और माइंड से ही समझना होगा कि कौन सी इवेंट हो चुकी है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ई इवेंट मैंने मान ली कि फर्स्ट डाइस पे 6 आना है और सेकंड डाइस पे 5 आना है, ये इवेंट है ना। या फिर आप ऐसा करो कि इसके बजाय मैं मान लेता हूँ इसको एफ इवेंट, और ऊपर वाले को मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, ई और एफ किसी को भी डिफाइन कर सकते हो। अकरेंस जो हो चुकी है उसको पहले लिख लो कि 6 फर्स्ट पे आएगा, 5 सेकंड पे आएगा, ये आपका इवेंट हो चुका है। अब देखो इसमें सैंपल स्पेस अगर बनाओगे तो थर्ड डाइस पे कुछ भी ले सकता हूँ मैं इस पे, क्योंकि इसमें मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लेना है। 6 5 2 एंड सो ऑन, 6 5 एंड 4, ठीक है भाई। और एफ ई इवेंट आपको करवानी है, और ये इवेंट ई इवेंट में ले रहा हूँ यहाँ पे कि 4 अपीयर्स ऑन थर्ड डाइस, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड डाइस। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ई इवेंट का सैंपल स्पेस नहीं लिखना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अभी यहाँ से क्या फाइंड करने वाला हूँ, मैं यहाँ से फाइंड करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्या फाइंड करूँगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये मैं निकालूंगा, क्योंकि मुझे फाइंड करना है कि एफ इवेंट अगर हो चुकी है तो ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये लिखते हैं क्या। अब देखो बच्चे, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ई के लिए सैंपल स्पेस नहीं लिखना है, आपको किसके लिए लिखना है, ई इंटरसेक्शन एफ के लिए, क्योंकि ये पता है अपने को कि आपको ई इंटरसेक्शन एफ की बात करनी है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब दोनों इवेंट्स एक साथ हो रही है, तो दोनों इवेंट्स एक साथ होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पे तो 6 आएगा, सेकंड पे 5 आएगा और थर्ड पे क्या आएगा 4, तो इसका एक ही केस बन सकता है। तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखोगे, और ये बात अपन कल ही कर चुके हैं कि अगर 3 डाइस को थ्रो किया है तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने केसेस होंगे, 216 केसेस होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो एक केस फेवरेबल अपॉन 216 और इधर 6 केस फेवरेबल अपॉन 216, तो 216 से 216 कट जाना है और इधर क्या जाएगा 1/6। यस और नो? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, इसको सप्रतिबंध प्रायिकता अपन कहते हैं, ठीक है क्या बेटा। तो ये बात आप देखना। इसके अलावा आगे बढ़े अपन थोड़ा सा, ये सब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा, बट आप ध्यान रखें कि एक बार जरूर गो थ्रू हो जाए छोटी छोटी बातें, ताकि आपके थोड़ा इजी रहे क्वेश्चंस करते टाइम। एक होता है बच्चे रैंडम वेरिएबल,
रैंडम वेरिएबल, ये एक्चुअली वैसे तो सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए होता है, बट फिर भी आप समझ लें, इसको बोलते हैं हिंदी में यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर, ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर क्या होता है कि कोई सी भी इवेंट में आपने एक x डिफाइन किया है, और ये जो x है, ये x होता है रैंडम वेरिएबल। ये जो x है, इसके लिए आपको एक तो थ्योरेटिकल बात ये ध्यान रखनी है कि ये x जो आप डिफाइन कर रहे हो रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल r को बिलोंग करेगा, यानी कि -∞ टू +∞ ऑल रियल नंबर्स को ये एक्सेप्ट करता है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड बात, ये x ऑपरेटर जो आप ले रहे हो रैंडम वेरिएबल, वो होता क्या है, जैसे आपको पता है कि दो कॉइन्स के टॉस में जो रिजल्ट्स हैं वो ये बनेंगे हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, ये बनेंगे क्या बच्चे? बनेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या करना है कि अगर मैं बात करूँ कि मैंने एक रैंडम वेरिएबल इस इवेंट में डिफाइन किया है, और वो रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। हिंदी में बात करें तो चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या। तो ये जो एक्स ऑपरेटर है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HT, ऐसे मैंने लिखा, तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, यानी कि 1 - 1 क्या हो गया? 0। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ XTH, तो इसका मतलब भी क्या हुआ? 1 - 1 0। अगर मैं लिखता हूँ इधर XHH, तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, यानी कि 2 - 0 = 2। और अगर मैं लिखता हूँ XTT, तो क्या लिखोगे? 0 - 2 = -2। तो आप समझ चुके होंगे, एक्चुअली ये सब्जेक्टिव अप्रोच में ज़्यादा यूजफुल होता है कि आप क्या करते हो, जैसे कई बार आपने 12th क्लास में भी किया है कि मैं आपसे कहूँ, वो अपन आगे बात करें कि कभी भी आपको ये बताना है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैंने 2 डाइस को थ्रो किया, और 2 डाइस के थ्रो में एटलीस्ट 3 डबलेट आए, एटलीस्ट 3 डबलेट आए, और डाइस का थ्रो जो किया है मैंने, वो मैंने 5 टाइम्स किया है। तो 5 बार आपने दोनों डाइस को एक साथ थ्रो किया है, तो आपको 3 डबलेट, एटलीस्ट 3 डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो उस केस में क्या करते हैं कि अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि x मैंने डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ डबलेट, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। तो 5 बार में 3 बार डबलेट आए, तो आप सीधी सी बात है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक बार 3 चलेगा, एटलीस्ट लिखा है, तो एक बार 4 चलेगा, और एक बार क्या चलेगा? 5। तो आप इसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख देते हो। अब सब्जेक्टिव अप्रोच में ये है कि आपको, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ये है कि आपको ये सब लिखने की नीड नहीं है, आपको तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे काम करना है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो ऑल रियल नंबर्स को एज्यूम करता है, एक्सेप्ट करता है, तो कोई भी वैल्यूज की हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ से है, वो है बेस थ्योरम, है ना। तो एक बार आप पहले वाला देखिए। देखिए आगे नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम की बात हम लोग करेंगे। बेस प्रमेय, यहाँ से भी क्वेश्चन होता है थोड़ा सा। एक बार बेस थ्योरम से पहले आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि पहले इसकी बात सुन लें आप, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वो बात मैं पहले बता देता हूँ आपको। हालांकि इसका इंडिविजुअली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये बात आप पहले सुन लें। कुल प्रायिकता नियम, क्योंकि इसका यूज होगा आपका बेस थ्योरम में। ठीक है भाई, तो बेस थ्योरम या कुल प्रायिकता नियम के पहले, बेस थ्योरम से पहले आप कुल प्रायिकता नियम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखें। ये क्या होता है बच्चे कि मान लो आपके पास 2 बैग्स हैं, बैग 1 एंड बैग 2, बैग 1 एंड बैग 2। बैग 1 जो है उसमें 6 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और बैग 2 जो है उसमें 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। इस तरह से ना आपसे कहा गया, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड बॉल। आप ये कहा गया कि दोनों थैलों में से एक गेंद निकाली गई, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाली गई गेंद लाल गेंद है। ये रेड बॉल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है इवेंट,
कि जो ड्रॉन बॉल है वो बॉल क्या है, रेड बॉल। तो आप कैसे कैसे लिखेंगे और क्या करेंगे वो बात समझोगे पहले। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कहती है कि मैं यहाँ पे E1 और E2 दो इवेंट्स यहाँ पे जो है असाइन कर रहा हूँ इनको। E1 का मतलब है बैग 1 को सेलेक्ट करना और E2 इवेंट है बैग 2 को सेलेक्ट करना। आप बैग 1 से भी रेड बॉल ड्रॉ कर सकते हो और बैग 2 से भी रेड बॉल ड्रॉ कर सकते हो। फिलहाल आपको ये पता नहीं है कि बैग 1 से रेड बॉल निकलेगी या बैग 2 से रेड बॉल निकलेगी, तो आपको पहले इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात ये है कि ये जो इवेंट ए है वो इसके थ्रू भी हो सकती है और ये इवेंट ए इसके थ्रू भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, उसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि आप पहले इन दोनों में से E1 इवेंट को सेलेक्ट कर लो। और अभी अभी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हो, सप्रतिबंध प्रायिकता, उसके अकॉर्डिंग E1 इवेंट हो चुकी है, उसके बाद इस रेड बॉल का निकालना। तो आप उसको क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, ऐसा लिखते हो क्या बच्चे? वापस सुनेंगे, दोनों E1 और E2 में से बैग सेलेक्ट करने की जो इवेंट है उसको मैंने ऐसे लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E1 इवेंट होने के बाद बॉल रेड बॉल आना है ना, सेकेंड वन। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और बैग 2 सेलेक्ट हो गया, तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। यस और नो? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो आपने सेलेक्ट किया है बैग, उसके बाद उसमें से A होना मतलब कि रेड बॉल होना, इसको बोला जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जितने भी किसी इवेंट से एसोसिएटेड वेज हैं जिनके थ्रू आप उस इवेंट को कर सकते हो, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम जो होता है उसको टोटल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। यहाँ पे दो ही बैग्स से तो अपन 2 ही लिखा। अगर मान लो यहाँ n इवेंट्स होती तो E1, E2, E3 अप टू En, ये जो होता है वो होता है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे आप इसी क्वेश्चन में लिखते हैं तो दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू A अपॉन E1, इसमें से रेड बॉल आना यानी कि 6 अपॉन 11 प्लस इधर लिख देता मैं 1/2 और इसमें से रेड बॉल आना यानी कि 4 अपॉन 10, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी फाइनली। ठीक है भाई। अब बेस थ्योरम में इधर ले लेते हैं अपन। बेस थ्योरम जो है उसमें ये कैसे अप्लाई होती है और बेस थ्योरम क्या होती है वो बात समझोगे। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस प्रमेय, बेस प्रमेय और आप कह सकते हो बेस थ्योरम, देखेंगे इधर बेस थ्योरम में क्या है बेटा। बेस थ्योरम की बात आप ढंग से सुनेंगे। बेस थ्योरम में इसी बेस थ्योरम को रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, व्युत्क्रम प्रायिकता नियम, व्युत्क्रम प्रायिकता नियम। ठीक है भाई, रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम आप इसको कह सकते हो व्युत्क्रम प्रायिकता नियम। और ये जो व्युत्क्रम प्रायिकता नियम है इसको कैसे लिखते हैं वो बात सुनोगे आप। देखिए बेटा, वही सेम बात रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट वाली थी। ये दो बैग्स हैं, बैग 1 और बैग 2। क्वेश्चंस तो अपन करेंगे आगे, लेकिन आप अभी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। इसमें रैंडमली मैंने लिख दिया 6 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और इधर मैं लिख देता हूँ वही 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ऐसा मैंने लिखा। ठीक है बच्चे। अब बात ये है कि आप सबकी बार ये कहा जाएगा कि आपको ये ऑलरेडी नोन है कि इवेंट ए जो मैं लिख रहा हूँ ये पहले फाइंड करनी थी, और अब की बार ये कहा गया है कि आपको ये ऑलरेडी नोन है कि ड्रॉन बॉल इज अ रेड बॉल, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग और सेकंड बैग। हो सकता है आपसे कहा जाए कि फर्स्ट बैग से निकाली गई या सेकंड बैग से निकाली गई। पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि बॉल रेड बॉल होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जबकि इस बार आपको ये बताना है कि ड्रॉन बॉल इज ऑलरेडी रेड बॉल, you have to find that it is either drawn from bag 1 or it is drawn from bag 2। तो आपको ये पता करना है, तो आप क्या लिखोगे, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ऑटोमेटिकली क्या होगी, उल्टी बात आप यहाँ पे कर रहे हो। पहले वाली जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी उससे रिवर्स बात आप यहाँ पे कर रहे हो। सपोज करो आपसे ये कहा गया कि बताओ बैग 1 से ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपने लिखा है कि इवेंट ए हो चुकी है, तो E1 के होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो आप इधर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यस और नो? ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इवेंट ए का होना जो कि रेड बॉल आना है, ये वापस से आपका टोटल प्रोबेबिलिटी पे चला गया, कुल प्रायिकता नियम पे चला गया। और ए इंटरसेक्शन E1 जो है इसको आप देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि बच्चे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि A अपॉन E1 मैंने लिखा तो आप इसको क्या लिखोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से A इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखोगे क्या बच्चे? क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये लिखेंगे। अब देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको इधर भेजा तो क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 ये लिखेंगे। तो यहाँ देखो एक बार मैं इधर यूज कर रहा हूँ इसको, क्या लिखना है, E1 बैग 1 से बैग 1 को सेलेक्ट करना 1/2 और A अपॉन E1 बता चुका हूँ कि बैग 1 से रेड बॉल आना यानी कि 6/11 ऐसे नीचे आ जाओगे। वापस सेम रिपीट करना है, क्या लिखा है आपने पूरा ऐसे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी A का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है तो बैग 1 को लिया 1/2 इंटू 6/11 तो ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस ऐसे बैग 2 का लिखोगे 1/2 इंटू 4/10 ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी नीचे वाली। तो ये बेस थ्योरम है और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वापस सुन लें, बेस थ्योरम को रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं। यहाँ पे बात क्योंकि उल्टी होती है, क्वेश्चन होता है बच्चों का जनरली कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है या क्वेश्चन रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है, मतलब कहने का मतलब बेस थ्योरम का है। तो आप लैंग्वेज से जब 3-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी जा रहा है क्वेश्चन या टोटल प्रोबेबिलिटी भी जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज, सवाल की जो लैंग्वेज है वो आपको बताती है कि आपको किस वे में इसको करना है। मतलब कि पहले ऐसी घटना हो गई जो आपको नोन है, जबकि आप जनरली ये कर रहे होते हो कि उसको तो फाइंड करना होता है, लेकिन वो आपको इस तरह से लैंग्वेज मिली कि एक घटना आपकी ऑलरेडी हो चुकी है तो आप समझ जाओगे कि क्या बात यहाँ पे करनी है। ठीक है, वो क्वेश्चन में अपन और क्लैरिफाई कर लेंगे। अभी देखो आगे एक बात होती है बेटा, बर्नौलीज ट्रायल्स, ये भी सुनेंगे ध्यान से। बर्नौलीज ट्रायल्स ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है सारे, इनसे क्वेश्चन आते हैं जनरली अपने एग्जाम में। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय देखो, बर्नौली प्रमेय या बर्नौली ट्रायल्स प्रमेय कह सकते हैं, बर्नौली के परीक्षण कह सकते हो आप इसको, हम इसको कह सकते हैं बर्नौली परीक्षण। ट्रायल्स की बजाय आप प्रॉपर वर्ड लिखो तो बर्नौली के परीक्षण आप कह सकते हो ट्रायल्स। ठीक है क्या बेटा? अब देखो, जब बर्नौली ट्रायल्स आप कब यूज करोगे वो समझे, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा होती है, ज़्यादा तो होंगी लेकिन फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट ट्रायल्स के लिए आप बात करोगे, निश्चित होनी चाहिए। कैसे? एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया, 1 कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, 10 बार आपने इसको टॉस किया मान लो। अभी देखो वही सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल नहीं है कि आप एक कॉइन को 10 बार टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस बनाओगे। तो इस टाइप की जो कैटेगरी होती है उसमें आपको बर्नौली ट्रायल्स यूज़ करना होता है। बर्नौली ट्रायल्स के अकॉर्डिंग n तो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, परीक्षणों की संख्या, n को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स। p होता है बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें चाहिए अपने को, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। q होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, और r होता है नंबर ऑफ सक्सेस, r इज नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है बेटा, क्या क्या है, परीक्षणों की संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सफलता की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर असफलता की प्रायिकता, और r है नंबर ऑफ सक्सेस। जैसे कि आप समझो कि मैंने क्या किया कि एक डाइस को थ्रो किया, इसमें समझ जाओगे आप, इस डाइस को मैंने 5 टाइम्स थ्रो किया है और आपसे कहा गया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर अपीयर्स 2 टाइम्स, इवन नंबर अपीयर्स 2 टाइम्स। अब देखो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया बच्चा 5 हो गया, सक्सेस किसको माना गया है, इवन नंबर आना, इवन नंबर आए या सम संख्या आए इसको आपने कहा है सक्सेस। इवन नंबर या सम संख्या को क्या माना है, सक्सेस माना है। तो आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है, इनमें से r नंबर ऑफ सक्सेस वो 2 होगी, और सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली निकालोगे। ये हमेशा आपको एक बेसिक इवेंट से करनी होती है कि अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता तो उस पर कल ही बात कर चुके हैं, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 या 1/2, और इवन नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 क्या हो जाती, 1/2। तो आपको p भी मिल गया है, q भी मिल गया है, n भी मिल गया है और r भी मिल गया है। तो बर्नौली ट्रायल्स के अकॉर्डिंग ये जो r सक्सेस है उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है NCR p की पावर r q की पावर
n माइनस आर। NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस आर। यहाँ लिख दोगे देखो 5c2 p, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और यहाँ लिख दोगे 1/2 की पावर r, और r का मतलब कितना हो गया 2, और q 1/2 की पावर 5 माइनस r का मतलब हो गया 3। ये आपका फाइनली बर्नौलीज ट्रायल से इसका आंसर होगा। इस कैटेगरी में बहुत क्वेश्चन है, जैसे एक सिक्के को 10 बार उछाला, 2 सिक्कों को 10 बार उछाला, 2 सिक्कों को 50 बार उछाला, कई क्वेश्चन होंगे। आपको ये 4 चीज़ें चाहिए होगी, एक तो नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए, एक सक्सेस नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर चाहिए। यस और नो। एक छोटी सी बात, इसके बाद अपन नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, उसमें हम बात करने वाले हैं केवल और केवल क्वेश्चंस के ना, तो आप ये जरूर सुन लें। जैसे स्टैटिस्टिक्स में आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो, जैसे आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो वैसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मेनली 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो बहुत इजी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, कि कोई सा भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं वो इस तरह से, और इसमें आपको 2 चीज़ें चेक करनी होती है। जैसे ये तो आपकी इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, जैसे x1 p1 x2 p2 अप टू xn pn, ऐसे मैंने लिखा मान लो इस जगह पे, ठीक है बेटा। तो आपको एक तो ये चेक करना है कि कभी भी ये प्रोबेबिलिटी या तो 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, समेशन ऑफ पी आई वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि कभी कभार पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट और नॉट, तो आप ये 2 बातें चेक कर लो कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, और ये वैल्यू हमेशा समेशन ऑफ पी आई 1 के बराबर होना चाहिए। सेकंड बात, कभी कभार वो यहाँ पे x लिख के पूछते हैं कि x की वैल्यू बताओ, तो आप समेशन ऑफ पी आई को 1 के बराबर करके x फाइंड कर सकते हो। यहाँ से जो आपको मेनली ध्यान रखना है वो 2 बातें होती है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो मीन, जो आप स्टेटिस्टिक्स में पढ़ते हो, माध्य, ये इसको डिनोट करते हैं म्यू से, और इसकी वैल्यू होती है NP। ये आपको ध्यान रखना है। N इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक होता है वेरिएंस। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, अभी 2-3 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहे हैं, बाकी रेगुलर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। सिग्मा स्क्वायर इसको आप लिखते हो वेरिएंस को, और इसकी वैल्यू होती है NP। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैटिस्टिक्स की जैसे आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना होता है, ये डेटा आपको मिलेगा बच्चे। बस आपको ये दोनों बातें ऊपर वाली ध्यान होनी चाहिए कि म्यू इज इक्वल टू NP एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू NP। यस और नो, ध्यान रह जाएगी। क्वेश्चन आएंगे जब मैं वापस से करवाऊंगा। ये प्रोबेबिलिटी की सारी थ्योरी की बात है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैंने कर दी है। अब इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस बनाते हो, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस को बहुत ढंग से देखें। देखने के बाद क्वेश्चंस के वीडियोस आप लोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।